स्वागत है दोस्तों आपका GDS टू MTS स्पेशल बैच की क्लास नंबर 3 में। और आज हम पढ़ना शुरू करेंगे क्लास नंबर 7 से। क्लास नंबर 7 से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पिछली वीडियो तक हम क्लास नंबर 6 तक जो है पढ़ चुके थे। आई होप आपको उसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको फिर भी उसमें कोई डाउट है या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप बड़ी खुशी से कमेंट कर सकते हैं, तो उसका जवाब मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। आज की क्लास की हमारी हेडिंग है कि संडे वाले दिन और पोस्ट ऑफिस हॉलीडे वाले दिन क्या क्या काम होते हैं, ये है हमारी हेडिंग है। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, वो माता जी आ गए थे किसी काम से। तो कहाँ पर थे हम? हाँ, हम थे कि संडे वाले दिन और पोस्ट ऑफिस हॉलीडे वाले दिन क्या क्या काम होता है, ठीक है। तो जो हमारे हेड ऑफिस हैं, जहाँ सब ऑफिस है, जहाँ ब्रांच ऑफिस है, तीनों तरह के ऑफिसर्स तो बंद रहते हैं संडे वाले दिन, ठीक है। जैसे हम जो भी GDS भाई है अभी जो ब्रांच ऑफिस में काम कर रहे हैं, जहाँ सब ऑफिस में काम कर रहे हैं, जहाँ फिर हेड ऑफिस में काम कर रहे हैं, ये तीनों तरह के ऑफिस क्या है, बंद रहते हैं संडे वाले दिन भी और पोस्ट ऑफिस हॉलीडे वाले दिन भी, ठीक है। इस दिन हम ना ही किसी कस्टमर के साथ कोई पब्लिक डीलिंग करते हैं, ना ही हम डिलीवरी का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जैसे RMS ऑफिस और नाइट पोस्ट ऑफिस, और एक और होता है जिसको हम बोलते हैं प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस। ये जो ऑफिस है ये संडे वाले दिन भी काम करते हैं और पोस्ट ऑफिस हॉलीडे वाले दिन भी काम करते हैं, ठीक है। इनमें क्या है कि आप यहाँ पर आप इस यहाँ सेकंड नंबर पॉइंट में पढ़िए कि आप इनमें जो लेटर बॉक्सेस होते हैं वहाँ पर आप लेटर से पोस्ट कर सकते हैं RMS में। और लेकिन इसके साथ आपको एक लेट फीस देनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली संडे वाले दिन और पोस्ट ऑफिस हॉलीडे वाले दिन काम तो होता नहीं है। अगर इस दिन कोई काम होगा तो साथ में लेट फीस भी देनी पड़ती है। जैसे कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल अगर कोई कस्टमर बुक करवाने आता है तो उसके 3 रुपये ज़्यादा लगेंगे, ठीक है, उसको बुकिंग के। और अगर कोई अनरजिस्टर्ड लेटर है तो उसके 2 रुपये ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। आप लेटर बॉक्सेस में भी डाल सकते हैं विद लेट फीस। कुछ चुनिंदा पोस्ट ऑफिसर्स भी खुले होते हैं। पोस्ट ऑफिसर्स ये नाइट पोस्ट ऑफिसर्स ही होंगे, ठीक है, नॉर्मल पोस्ट ऑफिसर्स नहीं खुले होते हैं। और जैसे हमने बात की थी कि मेल वैन होती है, मेल वैन आप समझ सकते हैं कि RMS में मेल वैन होती है या रेलवे के डिब्बे होते हैं जहाँ पर भी आप जो डाक है पोस्ट कर सकते हैं। तो वह भी वहाँ पर भी आप डाक पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो लेट फीस के साथ आपको पोस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी जो फ्रैंक किए हुए आर्टिकल होते हैं वो संडे वाले दिन या पोस्ट ऑफिस हॉलीडे वाले दिन, ठीक है, आप किसी भी लेटर बॉक्स में नहीं डाल सकते। मीन्स फ्रैंक किए हुए आर्टिकल को हम लेटर बॉक्स में डाल ही नहीं सकते। तो अभी ऐसा होगा कि आप में से बहुत से फ्रेंड्स को जो फ्रैंक आर्टिकल है इनका मतलब नहीं पता होता। तो मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। ये फ्रैंकिंग मशीन का टॉपिक आएगा क्लास नंबर 11 में, ठीक है। तो इसमें जैसे आप इनलैंड पोस्ट कार्ड देखते होंगे तो राइट हैंड साइड में कुछ इस तरह का इम्प्रेशन होता है, ठीक है। उसमें पैसे भी लगे हुए रहते हैं, जैसे इनलैंड लेटर के लिए 3 रुपए लगे रहते हैं या 2.5 रुपए लगे रहते हैं। ऐसे लेटर्स को हम फ्रैंक आर्टिकल कहते हैं। सिंपल सा, डिपार्टमेंट को पैसे देने के कई तरीके होते हैं। एक तो हम लेटर पर पोस्टेज स्टैंप चिपका सकते हैं, दूसरा हम कैश दे सकते हैं, तीसरा हम आर्टिकल को फ्रैंक भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो जो फ्रैंक किए हुए आर्टिकल होते हैं उनको हम लेटर बॉक्सेस में कभी नहीं डालेंगे, ठीक है, चाहे उस दिन छुट्टी ही क्यों ना हो। अगर उसको हम लेटर बॉक्स में डाल देते हैं तो उस पर जो पैसे लगे हुए होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं और हम उनको अनपेड लेटर्स की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। और
अगर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की बात करें, जब पैकेट्स ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की बात करें, देखो न्यूज़पेपर एक ऐसी आइटम है जो कंसाइनमेंट है। अगर न्यूज़पेपर आज आज की तारीख का छपा हुआ है तो कल इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मान लो संडे आ जाता है, जहाँ हॉलीडे आ जाती है, और हमने जो न्यूज़पेपर है उनको पोस्ट नहीं किया, तो कल तो उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हैं, या उनके जो पैकेट बने होते हैं, उनको बिना कोई लेट फीस हम प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस में, आरएमएस ऑफिस में और नाइट पोस्ट ऑफिस में एक्सेप्ट कर लेते हैं, ताकि हम उनको समय से उनके डेस्टिनेशन पर पहुंचा सकें, ठीक है, विदाउट एनी लेट फीस। इसके साथ हम लेट फीस नहीं लेते, लेट फीस लेते हैं नॉर्मल आर्टिकल के साथ, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के साथ हम लेट फीस नहीं लेते, ठीक है। बाकी हम रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होता क्या है इसके बारे में आगे जाकर अच्छी तरह से पढ़ेंगे। लेट फीस जैसे मैंने आपको बताया, रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए 3 रुपए है, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए 2 रुपए है, ठीक है। लास्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं कि जो आरएमएस ऑफिस है वो पोस्टेज स्टैंप भी सेल करते हैं संडे वाले दिन या पोस्ट ऑफिस हॉलीडे वाले दिन, पोस्टल स्टेशनरी भी सेल करते हैं, और सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग भी ग्रांट करते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग मैंने बताया था कि जब अनरजिस्टर्ड आर्टिकल कोई कस्टमर पोस्ट करवाने आता है, अगर उसके बदले वो हमसे कोई प्रूफ मांगता है, क्योंकि हम उसको रिसिप्ट तो देते नहीं है, तो हम उसको एक सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि भैया हमने आपसे इतने आर्टिकल ले लिए हैं, उसको हम सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग बोल देते हैं, ठीक है। और आप रजिस्टर्ड आर्टिकल भी बुक किए जा सकते हैं, लेकिन साथ में लेट फीस लगती है आरएमएस में अगर करवानी हो, ठीक है। इसको मैं साफ कर देता हूं क्योंकि बाद में आपको नोट्स प्रोवाइड भी करवाने हैं, तो आपको अच्छी तरह से समझ आना चाहिए, ठीक है। तो ये था कि संडे वाले दिन और पोस्ट ऑफिस हॉलीडे वाले दिन कहाँ कहाँ क्या क्या काम होता है हमारे डिपार्टमेंट में, ठीक है। क्लॉज नंबर 8 देखते हैं, पोस्ट ऑफिस हॉलीडे कौन कौन सी होती है। तो हमें पूरे एक साल में 17 जो है हॉलीडेज होती हैं, ठीक है, 17 हॉलीडेज होती हैं पूरे एक साल में। इसमें से जो 14 हॉलीडेज होती हैं वो कंपलसरी होती है पूरे देश में, और जो 3 हॉलीडेज हैं जो सर्कल टू सर्कल वेरी करती रहती है, ठीक है। जैसे कुछ त्यौहार पंजाब में इंपॉर्टेंट हो गए तो उस केस में पंजाब में उनको छुट्टी हो जाएगी। कुछ त्यौहार होते हैं जो बंगाल में अलग हो सकते हैं, महाराष्ट्र में अलग हो सकते हैं, यूपी में अलग हो सकते हैं। तो सर्कल टू सर्कल जो 3 हॉलीडेज हैं वो वेरी कर सकती है, लेकिन जो 14 हॉलीडेज हैं वो कंपलसरी है और ऑल ओवर द इंडिया सेम रहेंगे। वो 14 हॉलीडेज कौन सी है, जैसे एक रिपब्लिक डे, दूसरा महावीर जयंती, तीसरा गुड फ्राइडे, चौथा बुद्ध पूर्णिमा, पंचमा ईद उल फितर, छठा ईद उल जुहा बकरीद, सातवां इंडिपेंडेंस डे, 8वां मुहर्रम, 9वां गांधी जयंती, 10वां दुशहरा, 11वां दिवाली, 12वां ईद ए मिलाद, 13वां गुरु नानक जयंती, 14वां क्रिसमस, ठीक है। तो इन सभी को आपने याद रखना है। उसके बाद हम पेमेंट ऑफ पोस्टेज के हेड को पढ़ना शुरू करेंगे, जिसके अंदर जो 6 क्लॉसेस है इनको हम पढ़ेंगे। जिसमें पहला है डिजायरेबिलिटी ऑफ अ प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज, कि पोस्टेज जो हम डिपार्टमेंट है, जो हमारा डिपार्टमेंट है वो आपसे पोस्टेज की डिमांड क्यों करता है। अगर कोई लेटर भेजना है तो पैसे की डिमांड क्यों करता है, ठीक है। उसके बाद पोस्टेज स्टैंप एंड स्टेशनरी के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे फ्रैंकिंग मशीन के बारे में। उसके बाद प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश, फिर पढ़ेंगे स्पॉइल्ड और डिफेस्ड स्टैम्प, और फिर पढ़ेंगे फिक्शियस स्टैम्प, ठीक है। आपने एग्जाम के लिए ये क्लॉस नंबर भी याद करने हैं, और इस क्लॉस में दिया क्या है, 9 नंबर क्लॉस में क्या दिया है, 10 नंबर क्लॉस में क्या दिया है, इन चीज़ों को भी याद करना है, क्योंकि यही चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। क्लॉस नंबर 9 को अगर आप देखते हैं, जिसकी जो हेडिंग है डिजायरेबिलिटी ऑफ प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज, ठीक है। तो अगर कोई कस्टमर कोई आर्टिकल हमारे पोस्ट ऑफिस में बुक करवाने या पोस्ट करवाने आता है, और अगर उस पर वो
जितनी भी पोस्टेज स्टैंप लगनी होती है वो सारी लगा देता है। तो ये पोस्ट ऑफिस की कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द उस कस्टमर के आर्टिकल को या कंसाइनमेंट को हम जल्दी से जल्दी उसके डेस्टिनेशन एड्रेस पर पहुंचा दें। ठीक है, अगर वो फुली प्रीपेड होगा तभी। ठीक है, अगर मान लीजिए कस्टमर ने कम पैसे लगाए हैं तो उस केस में जो डिपार्टमेंट है वो उस पोस्ट की ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं लेता, उसकी कोई ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं रखता, एंड उसको रोक भी सकता है, उस पर टैक्स भी लगा सकता है, उसको स्पेशल डिलीवरी के साथ इशू जो है नहीं किया जाता। ठीक है, अगर तो कस्टमर पूरे पैसे देगा तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उनका जो आर्टिकल है उनके एड्रेस पर जहाँ पर भी उन्होंने बताया होगा वहाँ पहुँचाया जाए। अगर वो कम पैसे लगाता है तो डिपार्टमेंट फिर उसकी कोई ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं लेता, उसको रोक कर उसको जितने पैसे कम लगाए होंगे उस पर टैक्स भी लगा सकता है और उसको कोई स्पेशल डिलीवरी के साथ भी जो है डिलीवर नहीं करता। ठीक है, यही क्लॉज नंबर 9 में बताया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अभी क्लॉज नंबर 10 में देखते हैं, जिसमें पोस्टेज स्टैंप एंड स्टेशनरी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आमतौर पर जो पोस्ट ऑफिस में आप पेमेंट देते हैं, फिलहाल अभी तो सिनेरियो चेंज हो गया है, लेकिन पहले ऐसा था कि लोग अगर पोस्ट ऑफिस में किसी पेमेंट को देना चाहते थे तो वो पोस्टेज स्टैंप जो है वो चिपका देते थे। अगर रजिस्टर्ड आर्टिकल बुक करवाना है तो उसके लिए पोस्टेज स्टैंप चिपका देते थे। ठीक है, कुछ भी अगर आम डाक भेजनी है, इनलैंड लेटर कार्ड भेजना है, कुछ भी करना है तो डाक टिकट लेटर पे चिपका दी जाती थी। अभी फिलहाल सिनेरियो अलग हो चुका है, कैश में काम शुरू हो चुका है, पहले लेकिन ऐसा ही होता था। ठीक है, और जो डाक टिकट, उसी डाक टिकट को वो चिपका सकते थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू की होती थी। ऐसे नहीं कि इंग्लैंड से डाक टिकट लेकर आए हैं और उसको ही चिपका दिया है, ऐसा नहीं। जो जो डाक टिकट हमारी भारतीय सरकार ने इशू की है उसको ही हम चिपका सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में कुछ ऐसी स्टेशनरी भी आती हैं, जैसे वो 5 रुपए वाले एनवलप आते हैं, जब पोस्ट कार्ड आते हैं उस पर पहले ही स्टैंप प्रिंट हुई होती है, तो उस केस में हमें अलग से पोस्टेड स्टैंप लगवाने की, उस पर डाक टिकट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, जैसे एक 5 रुपए वाला एनवलप हमारे पोस्ट ऑफिस में आता है, वहाँ पर जहाँ पर 5 रुपए की एनवलप लगी हुई रहती है। ठीक है, तो हमको अलग से डाक टिकट चिपकाने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन अगर इस लिफाफे के अंदर जो हमने पेपर डाले हैं उसका वजन बढ़ जाता है, और वजन बढ़ने के साथ पोस्टेज जो डाक टिकट है वो ज़्यादा लगती है। ठीक है, और जहाँ पर 5 रुपए है, मान लो लगनी 10 रुपए थी, तो हम 5 से अलग की चिपका सकते हैं फिर। ठीक है, अगर ज़्यादा लगनी थी तो अलग से भी हम उस पर चिपका सकते थे। ठीक है, यही मैंने पहले जो पॉइंट में आपको बताने की कोशिश की है। दूसरे पॉइंट में हम रेवेन्यू स्टैंप के बारे में बात करेंगे। जो पोस्ट ऑफिस है वो रेवेन्यू स्टैंप को सिर्फ सेल करता है। ठीक है, सिर्फ उसको बेचता है, उसको इशू नहीं करता। उसको जो इशू करता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, और रेवेन्यू स्टैंप को डाक टिकट के बदले में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जहां पर डाक टिकट लगेगी वहां पर हम रेवेन्यू स्टैंप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किए हैं तो इससे बहुत क्वेश्चन आए हैं कि कौन सी ऐसी स्टैंप है जिसको हम एज ए प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इस्तेमाल नहीं करते, तो वो है रेवेन्यू स्टैंप। इसको हम एज ए डाक टिकट इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, 3 नंबर पॉइंट में मैंने बताया है कि जैसे मैंने पहले बताया कि डिपार्टमेंट को पे करने के कई तरीके हैं। एक तो आप लेटर पर डाक टिकट लगा सकते हैं, क्योंकि डाक टिकट भी तो पैसों की आती है ना, तो 5 रुपए की, 10 रुपए की, जितने की भी आपने लगानी हो ज़रूरत के हिसाब से आप लगा सकते हैं। दूसरा, आप अभी फ़िलहाल कैश में भी दे सकते हैं, सभी सब ऑफिसर्स में, ब्रांच ऑफिसर्स में कैश पेमेंट एक्सेप्टेबल है। और तीसरा क्या है कि तीसरा आप उसको फ्रैंक करवा सकते हैं। फ्रैंक एक ऐसी मशीन होती है, उसमें जो डिपार्टमेंट है रिचार्ज, जैसे पैसे रिचार्ज होते हैं ऐसे पैसे डाल देता है,
और उसका जो लाइसेंस है कोई भी ले सकता है, आप ले सकते हैं, मैं ले सकता हूँ, कोई कंपनी ले सकती है, कोई डिपार्टमेंट ले सकता है। और फिर वो क्या है कि उस पर जो आर्टिकल पर 5 रुपये, 10 रुपये या 15 रुपये जितने भी वो मशीन छापती है, हम यही मानेंगे कि उतने का जो आर्टिकल ने पैसे हैं डिपार्टमेंट को दे दिए हैं और उसको आगे ट्रांसमिट कर देंगे। ठीक है, तो फ्रैंकिंग मशीन का जो इम्प्रेशन है वो भी एक्सेप्टेबल है। और नेक्स्ट पॉइंट है फिलैटलिक ब्यूरोक्स। फिलैटलिक ब्यूरोक्स क्या है, पहले मैं फिलैटली की बात करता हूँ। फिलैटली एक हॉबी होती है। फिलैटली हॉबी होती है डाक टिकट को इकट्ठी करने की हॉबी। ठीक है, अभी तो डाक स्टेशनरी को भी लोग इकट्ठा करने लगे हैं। डाक टिकट को संभालने की, जैसे किसी की हॉबी होती है कि वो कॉइन संभाल कर रखता है, किसी की हॉबी होती है वो पुराने नोट्स संभाल कर रखता है, तो ऐसे ही डाक टिकट को संभालने की हॉबी को हम फिलैटली कह देते हैं। ऐसे कस्टमर की नीड को पूरा करने के लिए फिलैटली की ब्यूरोक्स पूरे इंडिया में खोले गए हैं। ठीक है, और वहाँ से कस्टमर जो है अपनी नीड के हिसाब से जो भी हमारी पोस्टल स्टेशनरी है वो खरीद सकते हैं। लेकिन अगर कोई कस्टमर जो कि हमारे फिलैटली से रिलेटेड प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है और वो इंडिया में ना रहकर कोई ओवरसीयर मीन्स बाहर का कोई कस्टमर है, तो उसकी जो डिमांड है वो बॉम्बे जीपीओ का जो ऑफिस है वो फुलफिल करता है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि जो ओवरसीयर ऑर्डर ऑफ फिलैटली होते हैं उनको कौन फुलफिल करता है, तो उनको इंडियन फिलैटलिक ब्यूरो बॉम्बे जीपीओ फुलफिल करता है। ठीक है, और ये रही क्लॉस नंबर 11, फ्रैंकिंग मशीन। ठीक है, इस क्लॉस को आज हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक इंट्रोडक्शन में समझा दूंगा। ठीक है, फ्रैंकिंग मशीन क्या है। ठीक है, तो आप इंट्रोडक्शन पढ़िए कि फ्रैंकिंग मशीन इज अ स्टैंपिंग मशीन used to stamp amount on a postal article instead of a postage stamp or in lieu of a payment to a post office। कि पोस्टेज स्टैंप या कैश पेमेंट देने की बजाय वो फ्रैंकिंग मशीन क्या करती है कि अमाउंट जो है पोस्टल आर्टिकल पर स्टैंप करती है। ठीक है, तो इसको हम फ्रैंकिंग मशीन बोलते हैं, और उनको भी पैसे ही समझा जाएगा जो फ्रैंकिंग मशीन का इम्प्रेशन होगा। मैं YouTube पर इसकी एक वीडियो भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दिस इज़ अ फ्रैंकिंग मशीन। आप देखिए कि यहाँ से लेटर डाले जा रहे हैं इस साइड से, और लेटर फ्रैंक होकर इस साइड से बाहर आ रहे हैं। यहाँ पर इसका फ्रैंकिंग इम्प्रेशन है। ठीक है जी, आई थिंक SBI बैंक के जो है लेटर्स जो है फ्रैंक हो रहे हैं। ठीक है, और ये हमारी फ्रैंकिंग मशीन है, इसका जो रिचार्ज है वो डिपार्टमेंट करता है। ठीक है, इसके बारे में हम क्लॉस नंबर 11 में पढ़ेंगे। आप भी देखेंगे जो अनरजिस्टर्ड डाक होती है जिसमें इनलैंड लेटर कार्ड आते हैं वो ज़्यादातर फ्रैंक किए हुए रहते हैं। ठीक है, अगर आप GDS हैं तो आपके ऑफिस में बहुत से आर्टिकल आते होंगे, आप उनको देख सकते हैं। तो कहाँ पर थे हम, जहाँ पर थे। ठीक है, तो ये थी हमारी फ्रैंकिंग मशीन। कुछ इस तरह का इंप्रेशन होता है फ्रैंकिंग मशीन का। तो फ्रैंकिंग मशीन दो तरह की होती है, एक तो होती है इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन, और ज़्यादातर जो आजकल एग्जाम में पूछी जा रही है इसके बारे में ही पूछा जा रहा है। अगर उन्होंने सिर्फ फ्रैंकिंग मशीन पूछा है तो इसका मतलब उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन के बारे में पूछा है। ठीक है, इसका जो इम्प्रेशन होता है, जो इसकी छाप होती है, जो इस तरह की होती है, वो रेड कलर की होती है। इसमें दो डाइस होती हैं, एक को हम वैल्यू डाई बोलते हैं, दूसरी को लाइसेंस डाई बोलते हैं। वैल्यू डाई में कितने पैसे लगे हैं वो अमाउंट इंडिकेट करती है, जो लाइसेंस डाई ये इंडिकेट करती है कि क्या उस फ्रैंकिंग मशीन होल्डर का जो लाइसेंस है वैलिड है या एक्सपायर है। ठीक है,
दूसरी फ्रैंकिंग मशीन होती है जिसको हम बोलते हैं RMFM, फुल फॉर्म है रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन। इसको हम डिजी फ्रैंक प्लस मशीन भी बोलते हैं, ठीक है। और एक पिटनी बोस नाम की टर्म है वो RMFM से संबंधित है। आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि जो पिटनी बोस है वो RMFM से संबंधित है, उसका कोई पार्ट होता है, ठीक है। इसका इंप्रेशन ब्लू कलर का होता है। इसमें 2 मीटर होते हैं, एक तो असेंडिंग मीटर ऐसे एरो अप वाला, एक डिसेंडिंग मीटर ऐसे एरो डाउन वाला, ठीक है। तो नोट देखिए, द इम्प्रेशन ऑफ बोथ वैल्यू डाई एंड लाइसेंस डाई आर कंपल्सरी फॉर वैलिड इम्प्रेशन। अगर किसी आर्टिकल पर दोनों डाई के इम्प्रेशन होंगे तभी हम उस इम्प्रेशन को वैलिड इम्प्रेशन समझेंगे और तभी हम उस लेटर्स को आगे फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। चलो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। 20 मिनट की वीडियो हो चुकी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में समझ लेंगे, क्योंकि मेरे किसी फ्रेंड ने बोला है कि सर 20 मिनट से ज़्यादा की वीडियो मत बनाइएगा, उसमें हम बोर होने लगते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी केस में बोर हो जाओ। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।